नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। तो इस बुक में आज हम चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की कहानी सुनेंगे। यानी एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में जो लिखा था उसके बारे में इस कहानी में हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एनी फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थी। तो ये एक छोटी सी बच्ची थी, एनीलिस मैरी एनी फ्रैंक, जिनका कि जन्म 12 जून 1929 में हुआ था और फरवरी या मार्च 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब बहुत ही कम आयु में। ये जर्मन थी जो कि जर्मनी में जन्मी ज्यूइश लड़की थी, यहूदी थी। तो यहूदियों को आपको मालूम होगा कि जो हिटलर थे वो बहुत प्रताड़ित करते थे। तो जिन्होंने लिखा था अपना डायरी, जब वो छिपी हुई थी अपने फैमिली के साथ और उनके 4 फ्रेंड्स भी उनके साथ छिपे हुए थे हिटलर के डर से। कहाँ? तो एम्स्टर्डम में, जब जर्मन ने नीदरलैंड को ऑक्युपाई कर लिया था वर्ल्ड वार 2 के समय में, तो उसी समय इन्होंने ये डायरी लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। तो जब नाजी का शक्ति वहाँ पे आ गया था जर्मनी में, तब ये लोग वहाँ से भाग करके और नीदरलैंड में चले गए थे। लेकिन जब नाजी ने नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया, तब इन लोगों को पकड़ लिया गया। एज प्रिकॉशन अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो जब ज्यूइश पॉपुलेशन पे अत्याचार बढ़ने लगा, तब इनका फैमिली क्या किया कि जुलाई 1942 में खुद को छिपाने के लिए उनके फादर ओटो फ्रैंक्स का जो ऑफिस बिल्डिंग था उसमें जाकर के वो लोग छिप गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, द ग्रुप was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। तो 2 साल वहाँ छिपने के बाद जब इन लोगों को पकड़ लिया गया, तो इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहाँ की एनी की मृत्यु हो गई। इनकी बहन की मृत्यु होने के कुछ ही दिनों बाद, इनकी बहन मैगोट फ्रैंक की मृत्यु होने के बाद। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और इसके पिता एनी फ्रैंक के पिता ही केवल बच गए थे उस ग्रुप में, जो भी लोग थे उनमें से। वो फिर से वापस एम्स्टर्डम लौट करके आते हैं जब युद्ध समाप्त हो जाता है वर्ल्ड वार 2, और एनी फ्रैंक की डायरी को खोजते हैं ताकि उनकी डायरी को बचाया जा सके। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और वो इस डायरी को पढ़ करके देखते हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है वो, एक तरीके से उस समय युद्ध के बारे में बताता है, और इसी कारण वो सोचते हैं कि इसे पब्लिश कराया जाए इंग्लिश में, और इसे पब्लिश कराते हैं और उसका नाम रखते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। तो ये उनकी 13वीं जन्मदिन पर उन्हें गिफ्ट मिलता है एनी फ्रैंक को ये डायरी, और इसमें उन्होंने अपने जीवन में घटित होने वाली जो भी घटनाएं थी 12 जून 1942 से लेकर के फाइनल एंट्री इसमें 1 अगस्त 1944 को उन्होंने लिखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेज एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और इसे ओरिजिनली उन्होंने लिखा था, मतलब वो डच लैंग्वेज जानती थी एनी फ्रैंक, और उसके बाद इसे बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक में से ये एक है। There have also been several films, television and article productions and even an opera based on the diary। और इस डायरी पे बेस्ड बहुत सारी फिल्में बनी, टेलीविज़न में सीरियल्स बने। उसके बाद थिएटिकल प्रोडक्शन, मतलब थिएटर में भी इस पर नाटक बनाया गया, बहुत सारे ओपेराज हुए, ओपेरा शो, और ये सारे इस डायरी पे बेस्ड थे। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation।
तो ये जो डायरी है वो बताता है कि कैसे एक 13 साल की बच्ची कितनी मैच्योर हो गई थी उस समय, उनका दिमाग कैसा चल रहा था। और ये एग्जामिन कराता है, मतलब बताता है कि नाजी का जब शासन आया था तो उस समय लोगों पे कितना अत्याचार हो रहा था उसके बारे में इस डायरी में बताया गया है। एनी फ्रैंक हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो एनी फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा, मतलब जो लोग प्रताड़ित हुए थे उस नाजी के ऑक्यूपेशन में, नाजी के शासन में, उनमें से ये एक शिकार थी। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पे डायरी का कि डायरी में क्या लिखा हुआ है। ये सारा यहाँ पे टाइम वगैरह है, जो नाटक एक तरीके से हुआ था, नाटक के बारे में। तो राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in a musing of a 13-year-old school girl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो ये जो है वो जब डायरी लिख रही थी तो एक तरीके से स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इनके लिए बहुत विचित्र एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये जो थी वो उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी डायरी नहीं लिखा था, इस कारण क्योंकि ये इन्हें मतलब बिल्कुल नया लग रहा था और इससे पहले कोई भी जो 13 साल की उम्र का हो उसने डायरी नहीं लिखा होगा, जो स्कूल जाने वाला कोई स्कूल गर्ल हो जिन्होंने कभी डायरी नहीं लिखा होगा। तो ये बोलती है कि चलो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये लिख रही थी तो इन्हें डायरी लिखना बहुत ही ज़रूरत था, क्योंकि इनके हृदय में जो भी बात थी वो उस समय किसी को वो बता नहीं सकती थी, इस कारण वो उस डायरी में सारी चीज़ें लिख देती हैं। Paper had more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो ये बताती क्या है कि पेपर जो है उसे लोगों से ज़्यादा धैर्य रहता है और ये सोचती हैं उन दिनों के बारे में जब ये थोड़ा डिप्रेस थी, घर में अपने कमरे में बैठी हुई रहती थी, अपने गाल पर ऐसे हाथ रख करके, और ये बिल्कुल बोर हो चुकी थी, लिस्टलेस, मतलब कोई काम नहीं था और ये सोचती थी कि बाहर जाया जाए या घर में ही रहा जाए। और फाइनली ये घर में ही रहती हैं और वहीं पे वो डायरी लिखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि पेपर जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, वो कुछ भी किसी से नहीं कहेगा। और चूंकि ये प्लान बनाती है कि मैं ये जो डायरी है वो किसी को नहीं पढ़ने दूंगी, क्योंकि इसे उन्होंने डायरी नाम दिया था और वो ही उनका सच्चा दोस्त था, क्योंकि उस समय कोई दोस्त भी नहीं था। उस वर्ल्ड वार 2 के समय में किसी के साथ वो खेल भी नहीं सकती थी, मतलब जैसे अभी कोरोना का जो हाल है, घर में हम लोग बंद हैं, वैसा ही उससे भी खतरनाक हाल वहाँ पे हो गया था। और इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ये जो है इसके पास इतना पेशेंस है, ये मेरा ऐसा फ्रेंड होगा, मतलब वो सोचती है कि ये कोई भी अंतर नहीं लाएगा, मतलब जितना मैंने लिख दिया वो उसी में रहेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। तो ये उस पॉइंट पे आती हैं कि क्यों मैंने डायरी लिखना शुरू किया, तो क्योंकि इनका कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, एंड आई एम not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. तो चलिए इतना के पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो क्लियरली बताती है कि चूंकि कोई ऐसा विश्वास नहीं करेगा कि कोई 13 साल की जो लड़की है वो पूरी तरीके से इस संसार में अकेले हो, क्योंकि और मैं भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन है और
30 पीपल ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना फ्रेंड बुला सकती हूँ। मेरे पास फैमिली है, मेरे लविंग आंट्स हैं और मेरा एक अच्छा घर है। तो इस सरफेस पे मेरे पास सभी चीज़ है, यानी इस अर्थ पे सभी चीज़ है, बस एक सच्चे मित्र के अलावा सारा चीज़ मेरे पास है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not able to change. This is why I have started a diary. तो ये इन्होंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया? क्योंकि इनके पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे कि वो सोच सकती थी कि अच्छा समय मैं उसके साथ बिता पाऊँ, और ये जो थी वो खुद से मतलब बात नहीं कर सकती थी केवल। तो ऑर्डिनरी थिंग्स जो है, जो भी प्रतिदिन होने वाली जो चीज़ें हैं, वो किसी को भी ऐसे ही बता नहीं सकती थी, इसलिए और किसी से ये क्लोज होना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि सोचती थी कि अगर ज़्यादा क्लोज हो तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सोचती है कि हो सकता है ये मेरा ही फॉल्ट हो कि मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती हूँ। तो इस केस में अब मैं कैसे चीज़ों को करूँ? तो अनफॉर्चुनेटली वो जो है मतलब जो लोग हैं वो बदल जाते हैं। तो इस कारण इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो एक तरीके से उनके दिमाग में जो फ्रेंड का इमेज था, मतलब वो सोचती थी कि मेरा फ्रेंड ऐसा हो, वो जो कल्पना का उनका दोस्त था उसे उन्होंने डायरी में देखा, और ये नहीं चाहती थी कि जो फैक्ट्स है इस डायरी में जैसा लोग लिखते हैं, जिस तरीके से लोग सोचते हैं वैसा हो, लेकिन बस वो चाहती थी कि ये जो डायरी है वो मेरा फ्रेंड बना रहे, और वो उस फ्रेंड का एक नाम दी थी जिसे वो अब किट्टी कहना शुरू कर दी थी। उसका नाम किटी था। तो since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो ये क्या करती है कि अब जो स्टोरी लिखना शुरू करती है उस किटी में अभी से, और वो सोचती है कि ये एक ब्रीफ स्केच सबसे पहले मैं अपने जीवन के बारे में इसमें लिख देती हूँ। और ऐसा करना उसे पसंद नहीं था, मतलब अपने बारे में किसी को बताना पसंद नहीं था, लेकिन क्योंकि ये जो डायरी था वो उनका सच्चा मित्र था, इस कारण उस डायरी में वो लिख देती हैं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो इनके पिता जो थे वो बहुत ही एडोरेबल फादर थे जिसे इन्होंने देखा था। उन्होंने इनकी माँ से तब तक शादी नहीं किया जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो गए, और उनकी माँ 25 साल की। इनकी सिस्टर मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था, और इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था, यानी 3 साल ये छोटी थी। ये फ्रैंकफर्ट में जब तक 4 साल की थी तब तक फ्रैंकफर्ट में रही। उसके बाद इनके पिता हॉलैंड में 1933 में चले गए, और इनकी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक वो भी हॉलैंड में उनके साथ सितंबर में चली गई। जबकि मार्गोट और इन्हें इनकी दादी एकिन के पास भेज दिया गया, ग्रैंड मदर के पास, मतलब दादी या नानी होगी। मार्गोट हॉलैंड में दिसंबर में चली गई, और उसके बाद ये भी यानी फ्रैंक भी उनके बाद फरवरी में हॉलैंड चली गई। और जब ये
उन्होंने देखा कि मॉर्गोट को प्रेजेंट मिला है बर्थडे में, मतलब टेबल पे, तो इन्होंने भी देखा। आई स्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज क्यूपरस, the headmistress. At the end of the year we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. तो जैसा इन्होंने अपना स्कूल स्टार्ट किया था शुरुआत में मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, तो ये जब 6 साल की थी तब तक वो वहाँ रही, और उस समय मतलब ये फर्स्ट फॉर्म में थी और 6th फॉर्म तक इनके टीचर जो थी वो मिसेज क्यूपरस थी, जो कि वहाँ की जो मुख्य अध्यापिका यानी हेड मिस्ट्रेस थी। और साल के अंत में वो जो दोनों थे, मतलब हेड मिस्ट्रेस और एनी फ्रैंक, वो आंसुओं में डूबे हुए थे क्योंकि उन दोनों का वहाँ से फेयरवेल हो रहा था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो 1941 में इनकी ग्रैंडमा थोड़ी बीमार पड़ गई और उन्हें ऑपरेशन हुआ, इस कारण से 1941 का जो इनका बर्थडे था यानी फ्रैंक का, वो थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन के साथ हुआ, मतलब अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other. The grandma candle was lit along with the rest. तो इनकी ग्रैंडमा की मृत्यु जनवरी 1942 में हो गई और कोई नहीं जानता था कि ये कितने उनके बारे में सोचती थी और ये अभी भी उनसे कितना प्यार करती हैं। ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 का, वो भी इनका नहीं हो पाया क्योंकि पूरे साल मतलब ग्रैंडमा का ही कैंडल जलते रहा और उसी याद में लोग रह गए। द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my daddy. तो ये जो चारों थे, मतलब इनकी बहन, ये इनकी माँ और इनके पिता, ये सभी सही सलामत मतलब सारा कार्य कर रहे थे और उस दिन आ गया जब मतलब 20 जून 1942 आ गया और उस दिन जब इन्हें वो डायरी मिला था। तो इसके बाद जो डायरी में उन्होंने लिखा है उसे हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में देखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर, इसी स्टोरी के साथ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के साथ। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।